नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। सबसे पहले अगर बात की जाए आज की टॉप लाइन में, तो आपको बता दें आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। अप्रैल से शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने की संभावना इसमें जताई गई है और साथ ही बरकरार रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उज्ज्वल परिदृश्य। टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट की जारी है। लिस्ट में 3 भारतीय कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम शामिल। रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटंस कैटेगरी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी में मिली जगह। 2024 से 28 के दौरान भारत दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपनी वैश्विक परिदृश्य रिपोर्ट में जताया अनुमान। रिपोर्ट में भारत की वृद्धि चीन से अधिक होने का आकलन। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लगातार 5वें दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो जानिए आज की आपने जो टॉप लाइन्स हैं और इसके अलावा बहुत कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें जो आपको हम बताएंगे अब इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले बात करते हैं आज भारत की। अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं अब देश की कंपनियां भी दुनिया में अपना अलग पहचान बना रही हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2024 की दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत की 3 कंपनियों ने भी अपनी जगह बनाई है। टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों में जगह बनाने वाली इंडियन कंपनीज में रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप शामिल है। टाइम मैगजीन ने अपनी इस लिस्ट को 5 कैटेगरी में तैयार किया है, जिसमें लीडर्स, डिस्ट्रप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटंस और पायनियर्स शामिल है। रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटंस कैटेगरी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी में स्थान मिला है। इन पांचों कैटेगरी में 20 कंपनियां शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंडियाज जगरनॉट का टाइटल दिया है। इसके साथ ही इसे भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी भी बताया है। इससे पहले साल 2021 में रिलायंस समूह की जियो प्लेटफॉर्म्स ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। ये भारत की प्रमुख डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर और टेक कंपनी है। और वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को देखते हुए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वैश्विक परिदृश्य रिपोर्ट में 2024 से 28 के दौरान भारत में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट में भारत की वृद्धि चीन से अधिक होने का आकलन है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक ताकत तेजी से विस्तार होगा। 2040 के मध्य तक ब्रिक्स देश G7 की नॉमिनल जीडीपी से आगे निकल जाएंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2024 के वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान में बदलाव करते हुए इसे 2.4% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। ईआईयू ने अगले 5 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2.8% की दर से बढ़ने का आकलन किया है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा है कि वित्त वर्ष 2024 में बाजार के अनुमान से भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। शुरुआती संकेत को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भी आर्थिक गति बरकरार रहने की उम्मीद है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को युवा जनसांख्यिकी और तेजी से बढ़ती शहरी आमदनी से मजबूती मिलेगी। और आइए आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनको किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस ध्यान मंडपम में यहाँ पहुँचे और ध्यान में लीन जो है नजर आए।
तो आपने तस्वीरें देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वहाँ पे ध्यान साधना में लीन नजर आए। अब आइए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको जल्दी से बताते हैं कारोबार की अगर खास तौर से बात की जाए तो क्या स्थिति नजर आ रही है आज के बाजार की। अगर हम बात करें सबसे पहले सेंसेक्स ओपनिंग आप देख सकते हैं 322 अंकों की तेजी जो है नजर आ रही है, जिसके बाद ये 74,208 पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, यहाँ भी 82 अंकों की तेजी, जिसके बाद ये 22,571 पर फिलहाल कारोबार करता नजर आया है आज। और हर निशान के साथ आज शुरुआत हुई है। आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं उन पर नजर डालते हैं। अपोलो हॉस्पिटल, अडानी एंटरप्राइजेज, M&M, अडानी पोर्ट्स और श्री एमफिन आप भी देख सकते हैं। ये आज के टॉप गेनर्स, टॉप 5 गेनर्स जहां हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही आज के टॉप लॉसर्स, जहां लाल निशान हम देख सकते हैं एशियन पेंट, LTIM, हिंदू यूनिलीवर, आयशर मोटरकॉर्प और टाटा कंज्यूमर, ये आज के टॉप लॉसर श्रेणी में फिलहाल नजर आ रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में, और आइए बात करते हैं आज के फोकस की। RBI की 2023 और 24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने रहने की बात कही गई है। साथ ही इसके 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की सबसे तेज रफ्तार होगी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की तरफ से जारी 2023 और 24 की वार्षिक रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की सबसे तेज रफ्तार होगी। साथ ही रिपोर्ट में कुल मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के जोखिम से खाद्य मुद्रास्फीति पर असर की बात भी कही गई है। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 से भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिली है। वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़कर 7.6% हो चुकी है, जो वित्त वर्ष 2022 और 23 में 7% थी। लगातार 3 साल से सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 7% या उससे अधिक बना हुआ है। इसके साथ ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट में RBI ने कहा है कि वित्तीय क्षेत्र के मध्यस्थों को और भी मजबूती देने के लिए 2024 और 25 में नियमन और निगरानी के कई उपाय किए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन या आर्थिक मोर्चे पर भले ही कुछ जोखिम रह सकते हैं, इसके बावजूद रिजर्व बैंक ने कुल मिलाकर देश की आर्थिक वृद्धि का परिदृश्य बेहतर बने रहने का अनुमान अपनी सालाना रिपोर्ट में जताया है। बावजूद इसके रिजर्व बैंक ने कुल मिलाकर देश की आर्थिक वृद्धि का परिदृश्य बेहतर बने रहने का अनुमान अपनी सालाना रिपोर्ट में जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो देखा आपने किस तरीके से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगातार मजबूती बनी रहेगी, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर अनिल। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो रिपोर्ट हम कह सकते हैं जो आरबीआई की आई है, इसको देखते हुए, क्योंकि आकलन लगातार यही कह रहा था, तमाम एजेंसियां जो हैं वो अपने अनुमानों में सुधार कर रही हैं और एक बार उसी पर मोहर हम देखते हुए लग सकते हैं यहाँ जो आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है। जो आरबीआई की कल रिपोर्ट जारी की गई है वो मैं कहूंगा कि वो तो परिप्रेक्ष्य सबको नजर आ रहा है जी। अगर मैं इंटरनेशनल एजेंसीज की बात करूं, आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, और अभी कुछ दिन पहले एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट भी आई जिसमें इस करंट ईयर में, करंट फिस्कल में ग्रोथ रेट को कुछ लोग 7.8 बता रहे हैं, कुछ 7.6 बता रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट ने 7.6% वार्षिक वृद्धि की अनुमान लगाया है और अगले साल के लिए 7% है। और सबसे बड़ी बात, आज हमारी अर्थव्यवस्था का जो प्रोस्पेक्ट है इस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि हमारी अर्थव्यवस्था का परिप्रेक्ष्य उज्जवल है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है जी, उसमें लचीलापन है और साथ साथ जो महंगाई दर पे हमने लगाम लगाई है और आज हमारी अर्थव्यवस्था एक पूरे वैश्विक पटल पर एक चमकता सितारा है, जबकि तकरीबन सभी देश या तो मंदी के दौर को झेल रहे हैं या महंगाई को झेल रहे हैं। आज हमारे देश में महंगाई भी काबू में है और उसके साथ साथ जो हमारी विकास दर है वो दुनिया में जितने भी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है। जी बिल्कुल अनिल जी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जोखिम का भी जिक्र किया गया है, खासतौर से खाद्य महंगाई की अगर बात की जाए उसको लेकर, फिर चाहे जलवायु परिवर्तन का जोखिम हो या वैश्विक स्तर पर जो गतिविधियां हो रही हैं उनको लेकर। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जो पूरे विश्व के पटल पर हो रहा है उससे हम अछूते नहीं रह सकते। हम सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस पूरे विश्व में बनी हुई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो हमास का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो। तो उन जियोपॉलिटिकल टेंशन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होता है, सप्लाई चेन भी प्रभावित होती है और उसके साथ साथ हम एक अलग से देख रहे हैं, एक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन भी बन रही है जिसमें रिस्क का एलिमेंट भी साथ में बढ़ रहा है। और उसके साथ हम देख रहे हैं जलवायु में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है पूरे विश्व में। अगर हम देखें कि गर्मी, जो तापमान है हमारा बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा जोखिम है, न केवल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। तो जो इरेटिक जो हमारा जलवायु चल रहा है, कभी गर्मी है, कभी बाढ़ आ रही है, जहां पर कभी सुना नहीं था उन क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो वैश्विक स्तर पर काफी जोखिम है, लेकिन उसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक पैमाने पर चल रही है। उसकी वजह है कि भारत सरकार ने जो जोर दिया कि सिर्फ पूंजीगत व्यय किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाए, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। और साथ साथ हमारे आरबीआई ने हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो काफी सोच समझकर, जब ब्याज की दर बढ़ानी थी, जब बढ़ाई, अब धीरे धीरे करके बढ़ाई, जब उसको स्थिर रखना था स्थिर रखा, और जब उसमें लचीलापन लाना था, हमने देखा कोविड के दिनों में, तो वो आरबीआई ने किया। और साथ साथ जो हमारी फिस्कल और रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं वो मैं कहूंगा कि दुनिया में एक सबसे बढ़िया स्तर पर है। आज हमारी जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था है, बैंकिंग तंत्र है, बिल्कुल स्टेबल है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरबीआई बहुत अच्छे ढंग से हमारी बैंकिंग व्यवस्था को, हमारी करेंसी व्यवस्था को संचालित कर रहा है। उसका नतीजा है कि आज हम एक संतुलन की तरफ जो वृद्धि हो रही है वो संतुलित वृद्धि हो रही है और सभी क्षेत्रों में ये वृद्धि देखने को मिलती है। जी, हाल ही में हमने देखा था S&P ग्लोबल की तरफ से भी किस तरीके से एक पायदान और हम कह सकते हैं आगे हम बढ़े थे, खासतौर से जो पॉजिटिव किया गया था स्टेबल से। लेकिन ऐसे में जब हम देखते हैं कि और भी जो रैंकिंग है उसमें सुधार होता नज़र आता है और खासतौर से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसके अनुसार भी ये बात कही गई है कि 2024 से 28 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं चीनी अर्थव्यवस्था को पीछे पछाड़ती हुई नजर आएगी वृद्धि के मामले में। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अमृत काल चल रहा है।
जी। और बहुत जल्द आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल तक अब जितनी मर्जी जो मर्जी रेटिंग एजेंसीज को लगा लीजिए, जिनका अनुमान लगा लीजिए, अगले साल तक हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अगले आने वाले 5 सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ईआई की रिपोर्ट ने भी बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रही है। जी बिल्कुल, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इसी तरीके से सकारात्मक आंकड़े जो हैं वो हमारे सामने रहें। फिलहाल डॉक्टर अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था जो है और मजबूत होती हुई नजर आती है। और वहीं खासतौर से आपको बता दें, वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने और अपना संदेश जो है उसमें ये जानकारी दी थी कि साल 2016 में लाए गए दिवालियापन से जुड़े नए कानून इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का सकारात्मक असर अब दिखने लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेख में यूपीए सरकार पर काने और लटकाने जैसी प्रवृत्ति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 के पहले के कानून के जहां 30 सालों में करीब 3500 से भी कम मामलों का निपटारा किया गया, वहीं 2016 से 2024 के बीच नए आईबीसी कानून ने करीब 3171 संकटग्रस्त कंपनियों को बचाया। कुल मिलाकर ऋणदाताओं को 3.32 लाख करोड़ वापस मिले, जो उचित वैल्यूएशन का औसतन 85% है। वित्त मंत्री ने IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट आईबीसी कानून के बाद जिन कंपनियों को वापसी का मौका मिला, उनके समाधान के 3 सालों के बाद औसतन बिक्री 76% की बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों की संख्या लगभग इंसॉल्वेंसी से पहले के स्तर पर पहुंच गई। औसत कुल संपत्ति में 50% की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 130% की वृद्धि हुई। वित्त मंत्री ने नए कानून बनने के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि नए कानून के बनने से कंपनियां कार्रवाई होने के पहले ही अपने कर्जों को चुकाने में विश्वास करने लगी हैं, जिससे क्रेडिट कल्चर में काफी सुधार हुआ है। और वहीं S&P ग्लोबल द्वारा भारत की रेटिंग को स्टेबल से पॉजिटिव करने का केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की अर्थव्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन को दर्शाता है और ये दिखाता है कि मोदीनोमिक्स काम करती है और मोदीनोमिक्स सफल है। S&P ग्लोबल ने हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग्स को एक पायदान बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है, जो कि पहले स्टेबल था। इस दौरान पीयूष गोयल ने पिछले 10 वर्षों में हुए बदलाव का भी जिक्र किया। That Standard and Poor, the international rating agency, has upgraded India's sovereign rating from stable to positive. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has in 10 years brought inclusive and sustainable development to the nation. तो किस तरीके से सतत विकास हुआ है उसके बारे में यहाँ कहते नजर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। वहीं देश में $100 अरब के मूल्यांकन वाले भारतीय कॉरपोरेट समूह की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। शेयर बाजारों में तेजी के कारण इस सूची में 3 नए समूह और जुड़ चुके हैं। सुनील मित्तल का भारतीय एयरटेल समूह, ICICI बैंक समूह और कुमार मंगलम बिरला की अगुवाई वाला आदित्य बिरला समूह इस क्लब में अब शामिल होने वाले 3 नए समूह हैं। सूची में सबसे ऊपर 150 वर्ष से ज्यादा पुराना टाटा ग्रुप है, जिसका संयुक्त बाजार पूंजीकरण $366 अरब है। इसके बाद $267 अरब के साथ मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस समूह और $205 अरब के साथ गौतम अडानी का अडानी समूह आता है। करीब 1.5 लाख करोड़ डॉलर के संयुक्त बाजार मूल्यांकन के साथ इन 8 समूह की हिस्सेदारी भारत के बाजार पूंजीकरण में करीब 30% है। 8 समूह में एयरटेल की मार्केट वैल्यू में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह भारतीय एयरटेल के मार्केट वैल्यू 65% उछलकर करीब $100 अरब हो जाना है। अडानी ग्रुप ने मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी उछाल 65% दर्ज की है, जो कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिरनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद घट गई थी। आदित्य बिरला ग्रुप बाजार पूंजीकरण में 50% से ज्यादा की बढ़त के साथ $100 अरब वाले क्लब में शामिल होने वाला ये नया समूह है। तो जाना आपने किस तरीके से $100 अरब वाला जो भारतीय कॉर्पोरेट समूह है, इसमें 3 नए नाम जो हैं वो और अब जुड़ चुके हैं। इससे पहले 8 थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो पहले 5 और अब ये 8 हो चुके हैं। कैसे रिलायंस समूह की अगर बात की जाए वो इसमें जुड़ता नजर आया है। हमने देखा इससे पहले अडानी समूह इसमें था और इन 8 समूह की अगर पूरे बाजार में हिस्सेदारी हम देखते हैं तो करीब 30% की हिस्सेदारी जो है वो हमें नजर आती है। $100 अरब समूह वाले भारतीय कॉर्पोरेट समूह की संख्या, कुल संख्या की अगर बात की जाए तो वो करीब अब बढ़कर 8 हो चुकी है।
और इस सूची में अब से पहले 5 नाम थे, लेकिन 3 नए नाम जुड़ने के बाद ये जो संख्या है 8 हो गई है। और नए नामों की अगर हम बात करें, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक और आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो इस में अब शामिल हो चुके हैं। तो देश में 100 अरब डॉलर का जो समूह है उसमें किस तरीके से संख्या जो है इजाफा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार चल रही है, कितनी मजबूत हुई है। और ख़ासतौर से ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि कैसे जो विकास है वो लगातार हो रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास तस्वीर, जिसमें जाहिर तौर पर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वहाँ पर हमने देखा था कि ध्यान मुद्रा में नजर आए थे, लेकिन उगते हुए सूरज को वो देखते हुए भी हमें यहाँ देखे जा सकते हैं। अर्घ उन्होंने दिया उगते हुए सूर्य को। सुबह की तस्वीरें तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में तो देखिए, आपने कन्याकुमारी से बेहद ही सुंदर तस्वीर नजर आ रही थी, जहां उगते हुए सूर्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्घ्य देते हुए नजर आए। और सुबह का काफ़ी मनमोहक दृश्य है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो हैं मंत्रोच्चारण भी वहाँ कर रहे थे। और इससे पहले की जो तस्वीरें थीं वो भी हमने आपको दिखाई, कैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो ध्यान साधना में हमें लीन नजर आए। और ख़ास तौर से सूर्य भगवान जो कि तेज का प्रतीक माने जाते हैं, सुबह के समय में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण। और कुछ इस तरह की जो अच्छी तस्वीरें हैं, सुंदर तस्वीरें, वो फिलहाल अभी आपने देखी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूजा करते हुए नजर आए। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो मंत्रोच्चारण हैं वो भी वो कर रहे थे। और उससे पहले जो ध्यान साधना की अगर खास तौर से बात की जाए, और काफ़ी जो समय होता है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है ध्यान के लिए भी। जो सुबह का समय है,
उगते हुए सूर्य का जो समय है वो भी समय काफ़ी महत्वपूर्ण, और उसी समय में पहले भगवान सूर्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्घ्य दिया और उसके बाद जो मंत्रोच्चारण है वो भी वहाँ करते नजर आए। कन्याकुमारी की ये तस्वीरें थीं जहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पहुँचे थे, ध्यान साधना में लीन आपको नजर आए इससे पहले। और ख़ासतौर से बेहद ज़रूरी है जब ध्यान की हम बात करते हैं, और ये तस्वीरें फिलहाल आपने देखी। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।